बात करते हैं आज बाजार के कुछ नए खिलाड़ियों की। दिलीप बिल्डकॉन की आज 10% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। 219 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 240 रुपए पर यह लिस्ट हुआ। शानदार लिस्टिंग और अभी भी लगभग 16% की तेजी इसमें देखी जा सकती है। जान लेते हैं एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं। पंकज हमारे साथ मौजूद भी हैं। पंकज, दिलीप बिल्डकॉन काफी शानदार लिस्टिंग हुई, आगे चल के आपको लगता है कि फिलहाल इसमें इन स्तरों पर आगे इसमें और तेजी आएगी? हालांकि फंडामेंटली अगर हम बात जानना चाहें कंपनी के बारे में, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी और कई बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है। देखो, जब आईपीओ आया था ये माना जा रहा था कि स्क्रिप्ट में 10 से 15% की गुंजाइश है कि जिस तरह का हम ग्रे मार्केट में प्रीमियम देख रहे थे। ऑर्डर बुक अच्छी है कंपनी की। आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन इंफ्रा स्पेस एज सच कि किस तरह से ये सेक्टर चलता है। पिछले 1.5-2 साल में हमने देखा है कि दिस हैज़ बीन वन ऑफ द सबड्यूड सेक्टर, बट आई थिंक इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि जिस तरह के ग्रीन शूट्स हम मैक्रो इकोनॉमी में देख रहे हैं, आई थिंक उसकी एक रिफ्लेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिल सकती है। एंड दिलीप बिल्डकॉन इज़ वेल प्लेस्ड टू टेक दैट एज अ अपॉर्चुनिटी। सो आई थिंक ऑन अ शॉर्ट टर्म इमीडिएट बेसिस पे अगर हम लिस्टिंग की बात करें, gains are already inbuilt into the system. Scrip should move around plus minus 10 rupees in this kind of environment. But on a longer term basis, I think Scrip की trajectory अच्छी है and it should give decent returns even from current levels. श्योर, बट बात कर लेते हैं न्यू आईपीओ की, दैट इज आरबीएल। रत्नाकर बैंक का आईपीओ 19 अगस्त को खुलेगा और लगभग 1200 करोड़ रुपए कंपनी की योजना है जुटाने के लिए। एंड प्राइस बैंड इज 224 से लेकर 225 प्रति शेयर के बीच में। इनफैक्ट हम मैनेजमेंट से बात की, सिल्की सिंह ने आईएएस देख लेते हैं कि क्या कहा उन्होंने। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या साइज़ है आईपीओ का, और क्योंकि ये पिछले 10 साल में पहली प्राइवेट सेक्टर बैंक की आईपीओ आ रही है, किस तरह का एक्सपेक्टेशन है आपका इस आईपीओ से? जी, 12 साल में प्राइवेट सेक्टर बैंक की आईपीओ पहली बार आ रही है, तो 1200 करोड़ का साइज़ है आईपीओ का। इसमें से ज़्यादातर 830 करोड़ का प्राइमरी पोर्शन है, बाकी इसमें सेकेंडरी पोर्शन है। और हम चाहते हैं कि इसमें पार्टिसिपेशन सब वर्गों से हो, खासकर रिटेल, एंड हम होप कर रहे हैं कि द इशू शुड गो वेल। किस तरह का स्ट्रक्चर जो होगा आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न का इस आईपीओ के आने के बाद सर? सो आज की तारीख में अगर आप देखें तो हमारा जो फॉरेन ओनरशिप है दैट इज़ वो 50% से थोड़ा नीचे 49.3% के आसपास है। तो आईपीओ के बाद भी मुझे ये लगता है कि ये ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। मोर और लेस जो मिक्स है ओवरसीज़ और डोमेस्टिक में वो कायम रहना चाहिए। सो इससे कुछ ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ से आप देखते हैं एनपीए को आते हुए, मतलब जो बिलो 1% एनपीए आपका है, वो कहाँ से, किन किन सेक्टर्स में है और कौन कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? जो ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे न्यू प्रोजेक्ट्स थे जो लगे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में या और सेक्टर्स में, अब उनमें हम नहीं घुसे। एज अ ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विच इज़ slow, global environment is, economies are in difficulties, and these are the sectors which are going to be affected first. सबसे पहले इन पे असर आएगा और इसीलिए हमने इन सबको अवॉइड किया कम्प्लीटली। 1-2 साल में आप किस तरह से अपने लोन बुक को ग्रो होते हुए देख रहे हैं और किन किन सेक्टर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिवाइवल? इन मैनी सेक्टर्स वी आर सीइंग द साइंस ऑफ रिवाइवल एंड ग्रोथ। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि जो कंज्यूमर बेस्ड सेक्टर्स हैं, जिनमें जो कंजम्पशन लिंक्ड सेक्टर्स हैं, मेरे हिसाब से वहाँ पे ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ इवन ज़्यादा है। आईपीओ से पहले आरबीएल बैंक के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। बैंक के 2500 कर्मचारियों को 1400 करोड़ रुपए का ईसॉप बांटा जाएगा। करीब 2/3 कर्मचारियों को ये ईसॉप्स बांटे जाएंगे। इस हिसाब से हर कर्मचारी को औसतन 56 लाख रुपए मिलेंगे। दरअसल कर्मचारियों को रोकने के लिए मैनेजमेंट ने ये योजना शुरू की है। ये ईसॉप्स 3 चरणों में दिए जाएंगे। चलिए, फिलहाल इतने ही सवाल हम सबमिट कर पाएंगे। इस डिस्कशन को यहीं पर विराम देना होगा। चंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज, आपका भी शुक्रिया कीमती समय देने